हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी। और दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बन डेटिंग क्या है और ये कैसे काम करती है इसके बारे में। कार्बन डेटिंग सामान्य नाम है इसका। इसका पूरा नाम है रेडियो एक्टिव कार्बन 14 डेटिंग, जिसके माध्यम से आप प्राचीन ऑर्गेनिजम्स, जिनको जीवाश्म कहा जाता है, उनकी आयु का निर्धारण कर सकते हैं। कोई भी जीव, चाहे वो मानव हो, कोई जानवर हो, कोई पक्षी हो या कोई पेड़ पौधा हो, जिसकी मृत्यु हजारों सालों पहले हो चुकी है, और हजारों सालों में जो लिमिट है वो है 50 से 60,000 साल पहले। यानी कोई भी जीव जो कि आज से 50,000 साल पहले भी मर चुका है, वो भी कौन से दौर में जीवित था, ये हमें पता करना है तो हम कार्बन डेटिंग का सहारा ले सकते हैं। और इससे हमें बहुत सी चीजें जो हैं समझने में उनको आसानी होती है। आपको पता होगा, कई सारी फैसिनेटिंग चीजें पता होंगी, जैसे कि कहा जाता है, साइंटिफिक तरह से कहा जाता है कि अर्थ जो है, हमारी धरती जो है, उसकी आयु है तकरीबन 4.5 अरब साल। 4.5 अरब साल है हमारी धरती की आयु, जिसके ऊपर जीवन की शुरुआत तकरीबन 4 अरब साल पहले हो गई थी। और जीवन की शुरुआत के बाद जो पहला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म धरती के ऊपर डेवलप हुआ, वो 60,000 साल पहले हो गया था। यानी कि आप जानते हैं कि 60,000 साल पहले बहुकोशिकीय जीव की शुरुआत हो गई थी। बहुकोशिकीय जीव के बाद यह भी आपको पता होगा कि इस धरती के ऊपर डायनासोर्स का एक युग था, और डायनासोर्स जो हैं वो तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले गायब हो गए, उनका अंत हो गया। उसके बाद आपको पता होगा कि मानव के जीवन का अध्ययन करते हैं तो जो आधुनिक मानव है, जिसको आज के समय आप होमो सेपियन सेपियन कहते हैं, वो एक इवोल्यूशन के थ्रू इवोल्व हुआ है, उसका डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो तकरीबन 2 लाख साल पहले हुई थी। तो ये कई फैसिनेटिंग जो डेट्स हैं आपको पता चलती हैं, टाइम पीरियड पता चलता है, जो कि अलग अलग पद्धतियों के द्वारा उनका निर्धारण होता है। साइंटिफिक मेथड्स हैं जिनसे ये पता करा जाता है कि किस चीज़ की शुरुआत कब हुई। कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जिनके थ्रू आप रॉक्स एंड जो मैटर है अलग अलग तरीके के, उनकी आयु निकाल सकते हैं। कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जिनका इस्तेमाल आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आयु निकालने के लिए करते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी मृत्यु काफी हजारों सालों पहले हो चुकी है, उनका निर्धारण करते हैं। और इसी पद्धतियों में से एक पद्धति है कार्बन 14 डेटिंग, जिसके माध्यम से आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के आयु का निर्धारण कर सकते हैं कि वो जो जीव था वो कौन से दौर में जीवित था। तो ये चीज आपको समझनी है। उससे पहले आपको कुछ जो है कॉन्सेप्ट है उनको समझना पड़ेगा। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से लोग हैं उनको भी चीजें क्लियर हों, इसके लिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बता देता हूँ। ये है पीरियोडिक टेबल। ये आप सभी ने पढ़ी होगी 9th क्लास में। पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स होते हैं, और एलिमेंट्स जो हैं वो सबसे छोटा स्वरूप है। कोई भी चीज जो है वो सबसे आजाद स्वरूप में एक एलिमेंट के तौर पे रहती है। जो भी आप मटेरियल देखते हैं, जो भी आप मैटर देखते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होता है। और एलिमेंट के अंदर जो है उनके नाभिक होते हैं, जिनको एटम कहा जाता है। और एटम जो है वो सबसे छोटा जो है उसका हिस्सा है किसी भी एलिमेंट का, जिसको आप तोड़ नहीं सकते। अगर आप उसको तोड़ भी देंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो खत्म हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो ये पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर आपको 103 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। वैसे 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है, जिसमें प्रकृति में 94 एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और इनको आपने रटा भी होगा इस पीरियोडिक टेबल को उसके ऑर्डर से, कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ये कार्बन नाम आ गया है ना, ये 6ठे नंबर पे आता है ना। और इस पीरियोडिक टेबल को, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको प्रोटॉन की संख्या के आधार पर, प्रोटॉन की संख्या के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो कार्बन जो है, जिसके अंदर 6 नंबर पे ये आता है, तो इसके अंदर एटॉमिक नंबर तो हो गया इसका 6। इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन की संख्या है 6। और इसका एटॉमिक वेट जो है, जो कार्बन 6 जो आपको एटॉमिक इस पीरियोडिक टेबल में मिलता है, ये C12 है। इसका नाभिकीय भार जो है वो कितना है, 12 है। इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये सबसे स्टेबल स्टेज है कार्बन की, सबसे स्टेबल अवस्था है। ठीक है, तो अब ये कार्बन की बात हो गई। इसमें कार्बन के कुछ आइसोटोप्स भी होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? कोई भी एलिमेंट जो है उसके अलग अलग स्वरूप, जिनमें जो है प्रोटॉन की संख्या तो समान रहती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाती है, उनको आइसोटोप्स कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। तो कार्बन 12
जो कि इसका सबसे स्टेबल स्वरूप है, जिसमें 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन इसका एक समस्थानिक है C13, जो कि ना के बराबर पाया जाता है। इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर रहती है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको पता होगा। हमारे जो काम का कार्बन है, जो आइसोटोप है, वो है C14, यानी कार्बन 14, जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या तो 6 ही है, न्यूट्रॉन की संख्या इसके अंदर 8 हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगेन 6 ही होती है। तो कोई भी जो एलिमेंट है वो अपनी स्टेबल अवस्था में रहना चाहता है, और उसी की मात्रा जो है प्रकृति में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा प्रकृति में 99% से भी ज्यादा जो है कार्बन 12 पाया जाता है। उसके बाद बहुत कम संख्या में जो है कार्बन 14 पाया जाता है। लेकिन कार्बन 14 जो है सभी जीवों में एक समान रेशियो में पाया जाता है, क्योंकि नेचर के अंदर अवेलेबल है। तो सभी लोग जो हैं, सभी मानव, जीव, पेड़ पौधे, सभी उसको जो है अब्जॉर्ब करते हैं, तो समान मात्रा में करते हैं। तो ये कार्बन 14 है। लेकिन कार्बन 14 जो है वो अनस्टेबल है, और जो अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं कई बार वो रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, उनका डीके होता है। तो कार्बन 14 और कार्बन जो 12 है, उसमें अगर आप डिफरेंसेस देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों में ही प्रोटॉन की संख्या तो बराबर है, लेकिन इनका जो मास है वो अलग अलग है। मास एक का 12 है, एक का 14 है। कार्बन 12 जो है वो स्टेबल है, कार्बन 14 जो है वो अनस्टेबल है। कार्बन 12 जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, और कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है। ये जो कार्बन 12 है, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है सारे के सारे बायोलॉजिकल सिस्टम का, क्योंकि कार्बन बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है हमारी प्रकृति का। हर एक चीज के अंदर आपको कार्बन मिलता है, और कार्बन जो है वो सबके साथ बॉन्ड बना लेता है। उसकी ये क्षमता होती है, वो लगभग सबके साथ बॉन्ड बना लेता है। और कोई भी जो कार्बन 14 है वो डिके होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और लगभग 50,000 सालों के बाद इसकी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर बचती है। तो 50,000 सालों तक आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका आकलन कर सकते हैं कि 50,000 सालों के बाद तो किसी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो 50,000 साल पहले मर चुका है, उसके अंदर कार्बन 14 जो है खत्म हो चुका है, ना के बराबर बचा है। लेकिन तब तक आप उसका आकलन करके, उसकी कैलकुलेशन करके ये पता लगा सकते हैं कि वो जो जीव है वो कौन सी एरा में जीवित रहा। प्रकृति में 99% जो है कार्बन, वो कार्बन 12 की फॉर्म में मिलता है, क्योंकि वो स्टेबल है। और 0.01% जो है वो कार्बन जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। तो एक जीवित मनुष्य, एक जीवित जानवर, एक जीवित पेड़, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें 0.01% जो है तकरीबन कार्बन की मात्रा कार्बन 14 के फॉर्म में मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा। अब रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है? रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है कि एक जो अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस है, एक ऐसा एलिमेंट जो कि अनस्टेबल है, वो स्टेबिलिटी की तलाश में क्या करता है, एनर्जी को लॉस करता है, इमिट करता है, और उसकी वजह से क्या है कि एक स्टेबल एटम की तरफ जाता है। जैसे कि आपका कार्बन 14 है, तो कार्बन 14 जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो परिवर्तित होगा। ये कार्बन 12 में बदलने की कोशिश नहीं करेगा, ये नाइट्रोजन 7 में चेंज होता है, नाइट्रोजन 14 में चेंज होता है, क्योंकि उसका जो है परिवर्तन इस तरह से होता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से होता है। लेकिन ये एक ऐसे नाभिक में टूट जाता है जो कि स्टेबल है। स्टेबिलिटी की तरफ हर कोई जाना चाहता है, और ये नेचर का रूल है, ये केमिस्ट्री में भी लागू होता है। तो कार्बन 14 भी वो होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है हाफ लाइफ्स। हाफ लाइफ क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी में कोई भी चीज जो है उसको, जो रेडियो एक्टिविटी डिके होता है, उसको निर्धारण करने के लिए हाफ लाइफ का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी चीज है, मान लीजिए एक एक्स एलिमेंट है और ये इसका डीके हो रहा है, डीके वाई में हो रहा है। तो जब एक्स की मात्रा मान लीजिए 100 ग्राम है, तो ये 100 ग्राम जब 50 ग्राम खत्म हो जाएगी, 50 ग्राम जब खत्म होके वाई में बदल जाएगी, 50 ग्राम एक्स जो है वो वाई में बदल चुका, तो मतलब आधा डीके इसका हो चुका है। तो ये जितने सालों में हुआ है उसको इसकी हाफ लाइफ कहा जाता है। कि कोई अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एटम एक स्टेबल एलिमेंट में, एटम में आधी मात्रा में जब तक बदल जाता है, उसको हाफ लाइफ कहा जाता है, उसकी आधी आयु कहा जाता है, रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ इसको कहा जाता है। तो बेसिकली अगर C14 की अगर आप बात करें
C14 जो है मान लीजिए 100 ग्राम है, तो आप इसको 5730 साल बाद जब देखेंगे तो ये आपको 50 ग्राम ही दिखेगा। तो ये इसकी क्या हो गई, हाफ लाइफ हो गई। ये लगभग इसकी हाफ लाइफ मानी जाती है। 5730 साल में कार्बन 14 की जितनी मात्रा है उसकी आधी बचेगी। तो मान लीजिए कोई जीव है, उसके अंदर मान लो जब वो जीवित था तो उसके अंदर एक मात्रा थी, कितनी होती है 0.01%। तो 0.01% जो है ये, इसको आप ग्राम में मान लीजिए, किसी इसको निकालेंगे उसके वेट के हिसाब से, उसके उस हिसाब से निकालेंगे कि कितनी मात्रा में था, उस मात्रा को आप कैलकुलेट करेंगे। तो 5700 साल पहले अगर कोई जीव मरा होगा तो कार्बन 14 की मात्रा कितनी मिलेगी, आधी मिलेगी। उसके बाद 5730 के बाद जितना समय बीतता जाएगा उस हिसाब से कार्बन 14 की मात्रा जो है वो कम होती जाएगी, उसका डीके होता जाएगा। ये हाफ लाइफ होती है और इसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आपने, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपने कभी यूज किया होगा, यहाँ पे आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। तो कार्बन 14 का मान लीजिए यहाँ पे 100 ग्राम है या फिर मात्रा 100 है, कुछ भी 100 ग्राम 100 किलो कुछ भी मान लीजिए 100 मिलीग्राम। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका डिके होता जाता है और 50,000 साल बाद एकदम बहुत कम मात्रा बचती है। जीरो नहीं होता है लेकिन लगभग जीरो के पास होता है। तो 50,000 साल के बाद आप इसकी जो है मात्रा बहुत अच्छे से नहीं निकाल पाते हैं, एक्यूरेसी वो है जो है वो कमजोर हो जाती है। इसलिए कार्बन 14 की जो पद्धति है, डेटिंग की पद्धति है, उसको 50,000 से 60,000 साल तक, मैक्सिमम 60,000 साल तक के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जीवन काल में कार्बन का एब्जॉर्ब करता है। तो जो कार्बन का एब्जॉर्ब करेगा तो कार्बन 12 का भी ऑब्जॉर्वेशन करेगा, कार्बन 14 का भी ऑब्जॉर्वेशन करेगा। कार्बन 14 थोड़ा बहुत डिके भी होगा लेकिन वो समय के साथ साथ वो उसको लेता रहेगा। तो एक मात्रा जो है 0.01 के आसपास उसके अंदर जीवित अवस्था में तो रहेगी, लेकिन जब वो मर जाएगा तो उसके अंदर कार्बन 14 अब्जॉर्व करने का जो मेथड है, अब्जॉर्व करने का जो काम है वो खत्म हो जाएगा। और अब उसके अंदर जब वो मरा था उतना ही कार्बन 14 रहेगा। जिस दिन वो मरा उतना ही कार्बन 14 उसके अंदर स्टोर था, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके साथ डिके होता रहेगा, उसका धीरे धीरे खत्म होता रहेगा और वो परिवर्तित होता रहेगा। इससे जो है आयु निकालते हैं। अब आपको पूरा थ्योरेटिकल चीजें बता देता हूं, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि कार्बन डेटिंग कैसे निकाली जाती है। तो 60,000 साल तक मैक्सिमम, और अच्छे से अगर अच्छी आपको एक्यूरेसी चाहिए तो 40 से 50,000 साल तक की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो 40 से 50,000 साल पहले मर चुके हैं उनकी आयु आप निकाल सकते हैं। चाहे वो 100 साल पहले मरा हो, चाहे वो 10,000 साल पहले मरा हो, चाहे वो 50,000 साल पहले मरा हो, उसकी निकाल सकते हैं। कोई भी जीव हो, चाहे वो पेड़ हो, पौधा, पक्षी हो, जानवर हो, इंसान हो, सबकी आयु, जिसमें भी कार्बन था, जो भी लिविंग अवस्था में था किसी दौर में। ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये काम होती है, नॉन लिविंग्स के लिए ये काम नहीं आती है ये पद्धति, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं मानिएगा कभी आपको कोई कह दे कि एक जो रॉक है उसका जो है आयु निकालने के लिए आप कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, तो नहीं कर सकते, क्योंकि रॉक जीवित नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही इस्तेमाल, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एज को ही डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो है कार्बन अलग अलग अवस्था में होता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन होता ही है, और जो हमारी फूड चेन है उसके थ्रू कार्बन हमारे अंदर आ जाता है। वो भी कैसे, क्योंकि पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना फूड बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, प्रकाश भी लेते हैं सूर्य का, उसके बाद उसी से वो अपना फूड बनाते हैं। ऑक्सीजन वो श्वास के लिए लेते हैं जैसे बाकी एनिमल्स लेते हैं उसी तरह से, लेकिन उसके माध्यम से जो उनके अंदर कार्बन स्टोर हो जाता है, जिसको जीव खाते हैं, जीवों के अंदर वो चला जाता है अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से। तो सभी जीवों के अंदर कार्बन जो है वो उस फूड चेन के माध्यम से चला जाता है। तो यहाँ पे जो है कार्बन 14 भी चला जाता है, कार्बन जाता है तो कार्बन 12 भी जाता है और कार्बन 14 भी जाता है, दोनों चले जाते हैं। कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डीके होगा, जिसकी हाफ लाइफ जो है 5730 साल है। तो हर जो पुराने कंकाल खोदे जाते हैं, पुरानी सभ्यताएं खोजी गई, उन सभ्यताओं की आयु निकालने के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है फॉर एग्जांपल, इतिहास के लिए, एंथ्रोपोलॉजी के लिए और उसके अलावा आर्कियोलॉजी के लिए कार्बन 14 जो मेथड है डेटिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। क्योंकि आप जो इतिहास को पढ़ते हैं 50,000 साल पहले तक का जो इतिहास है वो ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी में ज़्यादातर दुनिया की जो सभ्यताएं हैं उनका जन्म हुआ, और उन सभ्यताओं के अंदर मानव का इतिहास अगर आपको पढ़ना है तो ये 50,000 साल एक काफ़ी बड़ा
नंबर है, काफी लंबा समय है, तो उसके लिए इस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पौधे जो हैं वो कार्बन को स्टोर करते हैं। कार्बन को स्टोर करते हैं जिसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों होते हैं, जिनको जो है जीव जो है वो ग्रहण कर लेते हैं, और जीव ग्रहण करने के बाद जो है उनके अंदर भी कार्बन 14 आ जाता है। लेकिन कार्बन 14 का निर्माण कैसे होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा कि कार्बन 12 ही बन जाता, 14 क्यों बना, तो उसकी भी तो बात करेंगे कि एक अनस्टेबल एटम बना ही क्यों, जब उसे स्टेबिलिटी ही चाहिए थी तो उसका निर्माण ही क्यों हुआ, वो भी आप समझिएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब जीवित था ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव, तो उसमें कार्बन 14 स्टोर होता चला गया, लेकिन जब वो मर गया तो उसके बाद कार्बन 14 जो है वो नया उसके अंदर आना बंद हो गया, जो पुराना था उसका डीके होना शुरू हो गया। उसी डीके के हिसाब से हम निकालते हैं। कार्बन 12 जो है वो तो उतना ही रहेगा, वो डीके नहीं होगा क्योंकि वो स्टेबल है, लेकिन कार्बन 14 जो है वो डीके होता है, इसलिए उसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। इस पद्धति की शुरुआत करी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक प्रोफेसर जिनका नाम था विलियर्ड लिबी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 1940 के दशक में प्रोफेसर थे। उन्होंने 1949 के आसपास इस पद्धति का निर्माण किया था, खोजा था इसको, इस मेथड को बनाया था, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला था केमिस्ट्री का। ये ध्यान रखिएगा, क्या नाम है इनका, विलियर्ड लिबी। उसके बाद जो है ये जो इंट्रोडक्शन था, ये पद्धति थी, ये साइंस में एक ब्रेक थ्रू जो है वो साबित हुई आर्कियोलॉजी के लिए और एंथ्रोपोलॉजी के लिए, क्योंकि जो भी लोग स्टडी करना चाहते थे, इंसान की स्टडी, जानवरों की स्टडी, क्लाइमेट की स्टडी, आर्कियोलॉजी के माध्यम से जो जो चीज़ें पुरानी मिलती थी उनका अध्ययन करना, तो वो कौन से दौर में थी ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है, चाहे वो बॉडीज़ को समझने के लिए कि उस समय की जो बॉडीज़ थी वो किस तरीके की थी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, अर्थ का क्लाइमेट कैसे बदला है, क्योंकि अगर आप उनको जानोगे, उन जीवों को, तो उनकी बॉडी का जब अध्ययन करेंगे कि 40,000 साल पहले ये इंसान ऐसा था, तो उस समय किस तरीके का क्लाइमेट रहा होगा। हिस्ट्री को समझने में बहुत महत्वपूर्ण मदद मिलती है हमें। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को भी समझने के लिए, सन की एक्टिविटी को भी समझने के लिए, ट्रैक करने के लिए हमें कार्बन डेटिंग की जो पद्धति है वो काफ़ी मदद करती है। तो ये जो डिस्कवरी है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग, इसने बहुत कुछ बताया है, क्लाइमेट चेंज से लेके ह्यूमन इवोल्यूशन को लेकर और जीवों के इवोल्यूशन को लेकर, सब चीज़ों को इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए हैं, क्योंकि हमें ये पता चल गया है कि जो जीव हमें मिला है वो कितने हजार सालों का पुराना है, किस दौर में वो जीवित था। अब ये काम कैसे करती है? अब बात ये है कि कार्बन 14 का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, जो कॉस्मिक रेज हैं, सन से जो रेज आती हैं, वो जब नाइट्रोजन 14 पे पड़ती है, नाइट्रोजन भी में आपको पता है कार्बन जो आपके पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन कब आता है? कार्बन के जस्ट बाद। कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। नाइट्रोजन कितने पे आता है? 7 नंबर पे। नाइट्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 7, और इसका एटॉमिक वेट कितना हो गया? 14। यानी इसके अंदर 7 तो न्यूट्रॉन है और 7 ही प्रोटॉन है। अब इसके ऊपर जब ये कॉस्मिक रेज पड़ती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से यहाँ पे पड़ती है, तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ी सी स्थिति बदल जाती है। बदलती कैसे है? यहाँ पे एक जो प्रोटॉन है उसको ये डिस्प्लेस करके वहां पे उसकी जगह जो है न्यूट्रॉन ले लेता है। न्यूट्रॉन ले लेता है। कैसे होता है ये चीजें कि कॉस्मिक रेज पड़ी, नाइट्रोजन 14 पे पड़ी, एक्सचेंज क्या हुआ? कार्बन 14 बन गया। मतलब न्यूट्रॉन के नाइट्रोजन कब कहलाएगा? जब उसके अंदर 7 क्या होंगे? प्रोटॉन, और जो टोटल कितना होगा एटॉमिक नंबर? 14। लेकिन जो ही 7 से 6 हुआ तो वो क्या बन गया? कार्बन बन गया। क्योंकि एलिमेंट्स के अंदर ये जो एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है, क्या है? कितने नंबर का, कितने इसमें प्रोटॉन है और कितने इसके अंदर न्यूट्रॉन है, यही चीजें तो एलिमेंट्स बनाती हैं उनको। तो जो ही 7 से संख्या 6 हुई किसी भी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन की संख्या, तो वो कार्बन बन गया। लेकिन यहाँ पे ये जो संख्या थी इसकी न्यूट्रॉन की, वो नहीं बदली और वो 14 ही रही। तो जब कार्बन के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या जो है, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि किस 14 क्यों रही? क्योंकि एक प्रोटॉन की जगह किसने ले ली? एक न्यूट्रॉन ने ले ली। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन आ गया। न्यूट्रॉन आ गया तो ये जो एलिमेंट है ये कार्बन हो गया, और कार्बन 6 14 बन गया। यानी कि 6 तो इसके अंदर प्रोटॉन रहे और न्यूट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर? 8 हो गए। 6 और 8 कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो ये किसको बताता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को।
तो ये कॉस्मिक रेज की वजह से हुआ। जब कॉस्मिक रेज नाइट्रोजन 14 के ऊपर पड़ी तो उसके एक प्रोटॉन को उसने हटा दिया और उसकी जगह न्यूट्रॉन ने ले ली, जिसकी वजह से कार्बन 14 बना। और इस कार्बन 14 को फूड चेन के माध्यम से सभी जीवों ने एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर ग्रहण कर लिया। लेकिन नेचर का नियम है, अनस्टेबिलिटी जो है वो स्टेबल होना चाहती है। कोई भी अनस्टेबल एलिमेंट है या कोई भी अनस्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। तो ये कार्बन 14 जो है इसका बीटा डिके होता है और अगेन जो है नाइट्रोजन 14 बन जाता है। इससे इलेक्ट्रॉन एक निकलता है और एंटी न्यूट्रिनो भी निकलते हैं। तो अब जो है वापस नाइट्रोजन बन गया और वो क्या है, वो एक स्टेबल एलिमेंट बन गया। ये चीज क्या है, रेडियो एक्टिव डिके के थ्रू होती है। तो कैसे कार्बन 14 बना और कार्बन 14 जो है वापस खत्म होके अनस्टेबल जो था वो डिके होके नाइट्रोजन 14 में बदल गया। ये तो है प्रोसीजर हो गया। अब ये होता क्या है, कैसे होता है, इसका हमारे जो है ऑर्गेनिजम्स की आयु निकालने में इस्तेमाल कैसे किया गया वो भी आप समझिए। तो देखिए, ये जो कार्बन 14 है इसको जीवों ने ग्रहण कर लिया, ग्रहण करा तब तक ग्रहण किया जब तक जीवित थे। जिस दिन मर गए उस दिन एब्जॉर्बेशन बंद हो गया, खाना खाना बंद कर दिया, कार्बन लेना बंद कर दिया। कार्बन लेना बंद कर दिया तो जो कार्बन 14 जितना था मरने के समय उतना ही उस जीव के अंदर रह गया। अब ये निकाल सकते हैं कि अब ये कार्बन 14 जो है वो डिके होगा, और डिके होगा, समय के साथ साथ डिके होगा, लगभग 50,000 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, डिके हो जाएगा और नाइट्रोजन 14 बन जाएगा। तो अब हमें ये निकालना है कि कैसे, किस जीव के अंदर कितनी मात्रा में कार्बन 14 पाया जा रहा है, तो वो उतने ही सालों पहले मरा होगा। ठीक है, तो 0.01% होना चाहिए जब एक जीव जीवित था। आज मरा है, कल से ही इसकी जो परसेंटेज है वो गिरनी शुरू हो जाएगी और 5730 सालों बाद इसकी जो क्वांटिटी है वो आधी रह जाएगी। ये हाफ लाइफ है। तो हाफ लाइफ पता चल गई कार्बन 14 की, और ये भी पता चल गया कि ये डीके होगा। लेकिन अब ये चुनौती थी कि हाफ लाइफ निकालने के बाद, वो हाफ लाइफ जो है प्रयोगशाला में निकाल ली, अब ये पता करा जाए कि इसको कैसे निकालें, कि कितना अंदर बचा है कार्बन, कार्बन बचा कितना है। तो कार्बन निकालने की भी तो एक विधि होनी चाहिए। हमें ये भी तो डिटेक्ट करना चाहिए कि जो जीव जो है उस जीव के अंदर कार्बन 14 है कितना मात्रा में, कार्बन 12 कितनी मात्रा में है, कार्बन 14 कितनी मात्रा में है। तो इसके लिए भी कार्बन 14 डिटेक्टर्स बनाए गए जो इतने सेंसिटिव हैं, इतना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकी सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ी भी है और एक्यूरेट हुए हैं, और उनको उन एटम्स में से वो निकाल सकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में से, उन डेड ऑर्गेनिजम्स में से जो एक समय पे जीवित थे, उनमें से एक एक्यूरेट मात्रा में ये पता लगा पाते हैं कि उसके अंदर कार्बन 14 की मात्रा कितनी है। ये चीज जो है ये डेवलप हुई, और 1970 के दशक के बाद ये कार्बन 14 की मात्रा को डिटेक्ट करना जो है वो और आसान हो गया, और बेहतर इसके लिए मेथड्स आ गए। और जो है पहले 5700 वर्ष रखी गई थी तकरीबन इसकी आयु, हाफ लाइफ, लेकिन बाद में और एक्यूरेट लाया गया और 5730 वर्ष जो है वो इसकी हाफ लाइफ को भी बताया गया। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे काम करती है कार्बन डेटिंग की विधि। कि सबसे पहले तो किसी मुर्दा जीव में आपको ये निकालना है कार्बनिक डिटेक्टर्स के माध्यम से कि उसके अंदर कार्बन 14 की मात्रा कितनी है। कार्बन 14 की मात्रा निकालने के बाद आप ये आकलन करेंगे कि जीवित जीव में कितनी होनी चाहिए और मृत में इतनी है, तो कितना डिके हो चुका है। उस डिके के हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि भाई इतने साल पुराना ये ऑर्गेनिज्म रहा होगा। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन ये है कि सिर्फ ये जो विधि है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ही लागू होती है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं लागू होती। रॉक्स के लिए आप रॉक्स का अध्ययन नहीं कर सकते इसके लिए कि कोई पहाड़ है, पत्थर है, उसको आप कैसे निकालें कि ये कब किस दौर में था, उसके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता, तो आप उसका जो है आयु नहीं निकाल सकते। लेकिन उसके लिए दूसरी विधियां हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए समय सीमा भी तय है कि ज्यादा से ज्यादा 60,000 साल तक आप निकाल पाते हैं कार्बन 14 की मात्रा, क्योंकि बहुत कम बचती है। लगभग कार्बन 14 जो है वो डिके हो चुका होता है। और कोई भी रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ अलग अलग होती है, किसी की मिली सेकेंड भी होती है और किसी की मिलियंस ऑफ ईयर भी होती है। तो ऐसे होते हैं कई जो है मिलियंस ऑफ सालों तक डिके नहीं हो पाते, और कुछ ऐसे होते हैं कि चंद सेकंडों में जो है वो डिके हो जाते हैं। तो उस तरह से हैं। तो 8-10 साइकिल कंप्लीट होने के बाद कार्बन 14 के यहाँ पे आपके पास कुछ बचता नहीं है, बहुत कम संख्या में कार्बन 14 बहुत कम क्वांटिटी में बचता है। इसीलिए ये जो विधि है ये 40-50 हजार साल और ज्यादा से ज्यादा 60,000 सालों तक कार्बन रहती है, उसके बाद ये कारगर नहीं रह पाती। इतने साइकिल्स इसके कंप्लीट हो जाते हैं बहुत कम। क्योंकि देखिए आपने 5730 साल
बिताई, उसके बाद आधी क्वांटिटी रह गई। लेकिन जो ही इतने साल और बीतेंगे अगले, तो ये इसकी आधी हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा, 1/4 बचेगी। फिर अगले 5700 देखिए अगले 5730 सालों में कितनी हो जाएगी, 1/8। उसके अगलों में 1/16, फिर 1/32, फिर 1/64, ऐसे करके फिर 1/128। तो जब संख्या इतनी कम क्वांटिटी में बचेगा कार्बन 14, तो उसके लिए आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी और कैलकुलेशंस में दिक्कत आएगी कि समय सीमा निकाल नहीं पाएंगे। इसीलिए जो है कार्बन 14 का इस्तेमाल मैक्सिमम 60,000 सालों तक करते हैं। तो अब अल्टरनेटिव्स क्या है? कार्बन डेटिंग के अलावा कौन कौन से मेथड्स है जिनका इस्तेमाल किया जाता है चीजों के उम्रों का तगाजा निकालने के लिए? तो एक है पोटेशियम आर्गन डेटिंग। पोटेशियम के जो होता है उसमें पोटेशियम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए भी जब पोटेशियम आर्गन में बदल जाता है, ये भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि बदलता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इसका काफी बड़ा पीरियड है, इसका बहुत धीरे डिके होता है। तो इसका इस्तेमाल करके आप 1 से 5 मिलियन तक के जो मटेरियल्स हैं उनका जो है आकलन कर सकते हैं। रॉक वगैरह का भी इससे के माध्यम से कर पाते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सामान्यतः जो है वो 1 मिलियन से ज्यादा पुरानी जो चीजें हैं उनका उनकी आयु निकालने के लिए ही किया जाता है। तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग है। एक यूरेनियम थोरियम लेड डेटिंग है। यूरेनियम भी आप जानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल तो आप जानते हैं कि नाभिकीय बढ़ी और परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है। तो यूरेनियम जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके डीके होता जाता है, लास्ट में लेड में यानी पीबी में बदल जाता है। यूरेनियम 235, 238 दो होते हैं ना। तो इसका इस्तेमाल करके भी जिन जिन चीजों के अंदर यूरेनियम का अब्जॉर्बेशन होता है और जो एलिमेंट्स जो है यूरेनियम को अब्जॉर्ब करते हैं और उनका डिके हो रहा है, तो वो कितनी सालों पुरानी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये विधि भी जो है इसमें भी काफी लंबे समय का इस्तेमाल करके लंबे समय का आकलन किया जा सकता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का, जो है लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरह से आप पुरानी वस्तुओं की आयु का पता लगा सकते हैं। पुराने ऑर्गेनिजम्स और लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके लिए अलग अलग विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कार्बन डेटिंग जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए है, तकरीबन 50,000 सालों तक की आयु निकालने के लिए। होपफुली आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे इस वीडियो की आपको पीडीएफ मिलेगी और वीडियोस की पीडीएफ भी मिलेंगी। यहाँ पे आप और वीडियोस भी देख सकते हैं। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के जो प्रीमियम कोर्सेज हैं उनको भी आप परचेस कर सकते हैं। बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में आपको ये कोर्सेज मुहैया कराए जा रहे हैं यहाँ पे, तो जिससे आप अपने घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं इन वीडियोस को देख के। साथ में नोट्स पीडीएफ के माध्यम से भी आपको मिलेंगे। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स भी हैं। इंस्टाग्राम पे आपको इन्फॉर्मेटिव रील्स मिल जाती हैं। सो जुड़े रहिएगा और वीडियो यहाँ तक देखने का आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।